जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के इन्वायरमेंट की करंट अफेयर कंपाइलेशंस को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है इन्वेजिव स्पीशीज़ को लेके, इन्वेजिव वीड को लेके। बेसिकली इस वीड का नाम है प्रोसिपरस जूलीफ्लोरा। ठीक है, ये टॉप 100 इन्वेजिव स्पीशीज़ में से एक है। अब इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या है? बेसिकली वो स्पीशीज़ जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ यानी कि हमारे भारत में जो उगती है वो स्पीशीज़ को थ्रेटन करती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। अब मान लो टॉर्टोइस की अपने यहाँ पे एक नेटिव स्पीशीज़ होती है, बाहर से कोई स्पीशीज़ आई और वो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन को ख़त्म करती जा रही है, तो हम ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़। अब ये जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है तो ये तो हमारे डाइवर्सिटी को थ्रेटन कर रही है, तो इसको हम लोग को क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं रिसाइकल करो, क्योंकि इसको हटाना इतना आसान नहीं होता है ना, कि तोड़ के फेंक देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इस इन्वेजिव स्पीशीज़ का यूज़ करके मेथनॉल प्लांट में इसका यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे राइस हस्क, शुगर केन, कॉर्न, ये सबसे बन रहा है, वैसे ही इस इन्वेजिव वीड का यूज़ करके हम मेथनॉल बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो सिस्टम है यहाँ पे हो रहा है। कहीं पे एग्जाम्पल तुम्हें लिखना हो तो ये एग्जाम्पल तुम मेंशन कर सकते हो कि इस तरीके से हम लोग वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी आर्टिकल में एक बायोमास में सिन गैस का डिस्कशन था, तो सिन गैस को ध्यान रखना कि वो कौन कौन सी गैसेस से बनाई जाती है और इसी से ही मेथनॉल फ्यूल बनाया जा रहा है। फिर इस बार 2026 में लोकेशंस को लेके बहुत से क्वेश्चन पूछे थे कि ये कंपनी कहाँ पे है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये वो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो उसमें याद रखो कि ये जो प्लांट है वो दीनदयाल प्लांट अथॉरिटी यहाँ पे गुजरात में है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यूपीएससी में ऑलरेडी इन्वेजिव स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये प्रोसिपरस जूलीफ्लोरा का नाम भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, साथ ही साथ पिछले साल वाटर हेसिंथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो भी एक तरीके से इन्वेजिव स्पीशीज ही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एयर पोल्यूशन के ऊपर। ये बता रहा है कि जो सोलर आउटपुट है ना, उसकी कैपेसिटी जो है वो 9.6% से डिक्रीज हो गई है। मतलब बेसिकली सोलर आउटपुट बोला मैंने, सॉरी, सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो 9.6% से डिक्रीज हो गई है। बिकॉज क्या हो रहा है कि पोल्यूशन के कारण ना सनलाइट ना नीचे नहीं आ पाती। देखो, ये अगर मान लेते हैं सोलर पैनल है, ठीक है, अब इधर से सन को आना है तो इधर से ना लाइट, यहाँ पर एरोसोल और बहुत पोल्यूशन होगा तो कम आएगी लाइट, ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, सोलर पावर जनरेशन में कमी हो सकती है। तो हमको लॉस कितने का हो रहा है? 9.6% का अपन को लॉस हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन। हमको ही हो रहा है क्या? नहीं, हो रहा है सबको, यानी कि चाइना को भी हुआ है, लेकिन चाइना ने अपना लॉस रिड्यूस किया है एफजीडी सिस्टम के थ्रू। अब ये एफजीडी सिस्टम क्या है? जिसे कहते हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। इसमें होता क्या है, लाइम का, चूना का उपयोग करके ये लोग क्या करते हैं, सल्फर एमिशन जो होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, एरोजोल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, ऐसा समझ लो कि मान लो ये यहाँ पर कुछ जल रहा है, ठीक है, अब इससे जलने से यहाँ पर से गैस निकलती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पाइप्स होंगे, उससे हम लोग ना चूना, लाइम वगैरह पानी से डालेंगे तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो निकलेगा गैस उसके बाद उसमें एरोजोल, सल्फर ये कम होगा। इस तरीके से समझो, तो ये हो रहा है। तो अब ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है? किसी भी आंसर राइटिंग में अगर तुम्हें सोलर, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड और अगर कुछ सॉल्यूशन देना हो कि यार ठीक है, फ्यूल गैस सल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वहाँ पे यूज़ होगी। मैंने हर जगह पे पीवाईक्यू लगाए हैं ताकि तुम अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है। साथ ही साथ मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी। और अगर तुम्हें इससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जितने भी ऊपर बॉक्स में देखो, ये बेसिकली ये सारे मैंने डायरेक्टली 4 न्यूज़पेपर से कवर करती हूँ। जाके सीधा गूगल में डालना, ये हेडिंग से तुमको डायरेक्टली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, वो आर्टिकल लिया जाएगा, वहाँ से पढ़ से। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है एक रेयर सनफ्लावर लाइक अपन को पायराइट मिला था। ठीक है, पायराइट को फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है, इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ मिला था? लिग्नाइट कोल रिजर्व गुजरात में। तो इससे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि गुजरात में लिग्नाइट के रिजर्व है, ये चीज़। फिर नेक्स्ट, इसे फायर स्टोन भी कहा जाता है, ये याद रखने की चीज़ है। अब कैसे फॉर्मेशन होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें सारे पढ़ाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी तुम पढ़ना क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। अब ये बेसिकली किस में पाया जाता है, यहाँ पर देखो, जहाँ गलती होगी वो मैं बताते जा रही हूँ। ऑलमोस्ट ऑल मेजर रॉक टाइप, मैंने ये न्यूज़पेपर में देखा तो मुझे ये स्टेटमेंट ही ऐसा लगा कि देखो ऑलमोस्ट ऑल मेजर रॉक टाइप बोला है। अगर ये सेम स्टेटमेंट बन गया तो ऑल के चक्कर में गलत हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा लिखा था ऑलमोस्ट ऑल, तो मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक, अब देखो मेजर प्रोड्यूसर को याद रखो क्योंकि
निकल से रिलेटेड प्रोड्यूसर और बहुत सारे मिनरल से रिलेटेड प्रोड्यूसर को पूछ लिया जाता है, तो चाइना और इटली है। यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, साथ ही साथ ये एनीमिया डेफिशिएंसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी जिससे कि एनीमिया होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, अरे पायराइट एनीमिया के लिए कैसे यूज़ करना, तो ये मैंने मेंशन किया है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। फिर चलते हैं E85 फ्यूल के बारे में। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मेरे से ज़्यादा ही पता होगा सबको, ठीक है। तो भाई अब बस ये याद रखना कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल किसको बोलते हैं, जो कि ऑपरेट हो सकता है E20 एंड E100 पे, ठीक है। अब लोअर फ्यूल कॉस्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक फ्यूल प्रोडक्शन हो जाएगा, गाड़ियाँ ख़राब होने लगेगी, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा था, ठीक है। और क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इसके बेनिफिट्स वगैरह लिखा है, मैं इसके बेनिफिट्स नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कितने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, पढ़ लेना। अपनी अच्छी अच्छी न्यूज़ पे आते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ था, 100 रामसर साइट है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो हमारी 100 रामसर साइट बनी है। PIB का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PIB का आर्टिकल मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके ही मेंशन कर देती हूँ ताकि तुम्हें उसको देख के ही दिमाग में हो कि हाँ बस इसको तो याद करना है, क्योंकि मेरी PIB से अटैचमेंट थोड़ी अलग है। बाकी हिंदू वगैरह के आर्टिकल्स के मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, या हेडिंग्स। अब देखो 100 रामसर साइट है तो ये और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100, 50 ये सब इम्पॉर्टेंट होता है UPSC के लिए। ये सारे नंबर्स, कोई भी 100 एनिवर्सरी होगी, 10 ईयर, 100 ईयर, 150 ईयर, तो इसको याद रखना। अब देखो कहाँ पे है, यूपी में है, फ्रेश वाटर वेटलैंड है। क्या है ये, एक ऑक्सबो लेक है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सबो लेक है, इसलिए याद रखना। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखो बेसिकली मैं बताती हूँ। मान लेते हैं ये एक वाटर है, ये रिवर है, ठीक है, रिवर ऐसे चल रही है, ठीक। अब ये जो ऐसा कर्व होता है ना, ये कर्व के कारण क्या होता है, कई बार ये कर्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये ऐसा कर्व हो जाता है बहुत, तो ये जो होता है ना यहाँ पर सेडिमेंटेशन जम जाएगा और ये किसी भी कारण से ये कट के अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो जाता है ना तो इस तरीके से, और रिवर यहाँ बहने लग गई और ये इस तरीके से अलग हो गया, तो ये क्या बन जाता है, ये लेक बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कि ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ना ऑक्स के बो के जैसे दिखती है, ठीक है, ये देखो ऑक्स के बो के जैसे दिख रही है, इसलिए ऑक्सबो लेक हो गया, ठीक। अब देखो ये कहाँ पर है, गंगा बेसिन में, गंगा के मियांडर से बनी है, मतलब ये जो रिवर थी ये गंगा रिवर थी उनके, और ये गंगा रिवर है और ये जो तरीका है ना बहने का इसको कहते हैं मियांडर। अब आते हैं, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये याद रखना कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पाथ में आता है ये। अब यहाँ पर ना एक स्पीशीज़ मिलती है जिसका नाम है वलागो आतू, ये वनरेबल है, और याद रखना ये किसकी स्पीशीज़ है, फिश की स्पीशीज़ है, और ये एक और स्पीशीज़ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना याद रखो बस। अच्छा रामसर कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ना है तो वो मैं स्टैटिक में पढ़ाऊँगी। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो PYQ में मेरे को कहीं पे दिखा था वो मैं बता देती हूँ कि ये जो 3 पिलर्स हैं रामसर कन्वेंशन का, वो क्या है, कंजर्वेशन, वाइस यूज़, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक। तो ये याद रखना। अब अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं कि झारिया कोल फायर, मतलब यहाँ पर बेसिकली ये जो है ना यहाँ पर ये हमेशा जलता रहता है ना, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस जो होता है वो एमिट होता है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब झारखंड जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट रिजर्व है कोकिंग कोल का, तो याद रखना झारिया कोल माइंस कहाँ पे है, झारखंड में, झारिया झारखंड, ठीक। इंडिया की लार्जेस्ट रिजर्व है किस चीज़ की, कोकिंग कोल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट उठाती हूँ जिससे स्टेटमेंट बनते हैं। अब देखो ये याद रखना, साथ ही साथ इसको मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, ठीक। सेकंड, हाई कार्बन कंटेंट होता है, लो ऐश होता है और मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें कम होता है। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड रशिया। प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट है जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, देखो कोकिंग कोल का यूज़ स्टील में किया जाता है जबकि नॉन कोकिंग का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इन्वायरमेंटल सर्वे हुआ था, ठीक है। सर्वे से क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा, कहाँ पे यूज़ होगा, मेंस पे यूज़ होगा। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एनुअल इन्वायरमेंटल सर्वे होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई ऐसा सर्वे भी होता है, सबसे पहला तो। दूसरा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक ये कॉन्सेप्ट था एंथ्रोपोसीन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी डोमिनेट अर्थ सिस्टम चेंज। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखती हूँ इसलिए, पर तुम्हें पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से जिससे अर्थ के सिस्टम चेंज होते हैं, ये वो इसमें सब जनरल चीज़ लिखी है, मेन चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे याद रखना। ये जो हम है हमारे
इन्वायरमेंट का एक बहुत रेड प्लस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये रेड प्लस जो है वो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। अच्छा, सेकंड, यहाँ पर एयर पोल्यूशन से जो भी इम्पैक्ट होते हैं उसके सारे डाटा मैंने लिखा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 3 ईयर से रिड्यूस हो रही है, रिवर पोल्यूशन 50% हो गया है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, हैवी मेटल के कंटामिनेशन हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और मतलब कि हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट गवर्नेंस पे फंडिंग होती है वो जस्ट 0.07% होती है यूनियन बजट का। तो ये कहीं पे मेंशन करने के काम आ सकता है। ये करंट अफेयर्स के चीज़ें रहती है ना, ये डाटा को याद रखा करो, बहुत लेटेस्ट है तो आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अ जाइंट वर्ल्ड ऑफ फंगस, मतलब फंगी बीनीथ अवर फीट, मतलब क्या था, जमीन के अंदर, है ना, क्या मिला था, एक फंगस का बहुत बड़ा एरिया मिला था, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल मैप ऑफ ये जो इतना डिफिकल्ट नाम है माइकोराइजल फगी का मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो फंगस होता है ना उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस, मतलब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है तुम्हें, कोरल का एग्जांपल, कोरल और एल्गी जैसे सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं म्यूचुअलिस्टिक, कि एल्गल जो है उसको कलर दे रही है और फूड दे रही है ना, और जो कोरल होता है उसको शेल्टर दे रहा होता है एल्गी को। वैसे ही यहाँ पे भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है, ठीक। क्या होता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में, यहाँ पर क्या होता है कि जो फंगस होती है ये ना वाटर और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है किसको, प्लांट को, और प्लांट जो होता है ये इसको कार्बन कंपाउंड प्रोवाइड करता है फूड के रूप में। ये 70% ऑफ लैंड प्लांट्स को सपोर्ट करता है। अब ग्लोबल टॉप सॉइल कंटेंट में इसका नेटवर्क जो होता है, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ग्लोबल टॉप सॉइल कंटेंट वास्ट नेटवर्क ऑफ फंगल हाइव्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, फंगल कार्बन स्टोरेज जो है वो कितना है, मतलब उसमें ना कार्बन स्टोरेज की कैपेसिटी होती है इसमें। ये कार्बन स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, 4.6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक, 4.6 टाइम द वेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा, याद रखना, ठीक। फिर साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड्स, ये कहाँ कहाँ पे मिलता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये जनरली वेस्क्यूलर प्लांट्स के साथ रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोराइजा से रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2023 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे लिंक्ड ही है। हाइब्स क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लिखा है कि हाइप 2 बार फंगल हाइब्स का यूज़ किया है। ये हाइब्स बेसिकली क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फंगल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। और माइकोराइजा जो होता है बेनिफिशियल फंगस होता है प्लांट रूट के लिए। और ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी कि 64th सेशन हुआ था UNFCCC का, ठीक है। अब UNFCCC अपने आप में इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में पढ़ना। इसका वेन्यू कहाँ पे था, बॉन जर्मनी में था, ठीक है। इंडिया रेज द क्लाइमेट फाइनेंस कंसर्न। अब तुम्हें पता होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं ताकि जो कार्बन एमिशन उन्होंने किया हुआ है इतने दिन तक, ठीक है, उसके लिए वो कंपनसेशन टाइप दे रही हैं। समझ लो कि देखो जैसे USA हो गया या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, जैसे चाइना, USA, मतलब फिर भी चाइना तो अभी डेवलपिंग में आता है, पर बाकी USA और भी यूरोप वगैरह ये सारी जो कंट्रीज़ होती हैं इनमें क्या होता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट कर चुकी हैं, ठीक है। अब जैसे कि अफ्रीका वाले हैं, अब अफ्रीका में जो ट्राइब्स रह रही हैं या जो भी ऐसे जो ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, ठीक है, जो इंडिया हो गया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम थोड़ा ना अपना कार्बन एमिशन बंद कर देंगे यार, है ना। अपन तो करेंगे कार्बन एमिशन, क्यों, क्योंकि अभी अपन को काम करना है, ये तो अपना पूरा एमिट कर चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपन को टेक्नोलॉजी के रूप में, फाइनेंस के रूप में अपन को प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें, ताकि हम एक कार्बन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें ताकि कार्बन एमिशन कम हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो। तो यही चीज़ का कंसर्न वो रेज़ किए हैं। अब इसमें है क्या, UNFCCC के बारे में है कि ये 1992 में रियो अर्थ समिट में बनी थी, ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी। इसमें सब्सिडियरी बॉडी होती हैं, जो इसकी पहली सब्सिडियरी SBI जो होती है ये क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। जैसे कि होता है ना जब मीटिंग का कोई एजेंडा बनाता है कोई बॉडी, उसका इम्प्लीमेंट करता है, तो वैसे अलग इसमें भी सब्सिडियरी बॉडी होती हैं जो उसका काम करती हैं। तो एक सी 2 बॉडी होती हैं, एक बॉडी इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू का काम करती है, दूसरी बॉडी जो होती है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस देती है। ऐसी 2 बॉडी होती है, इसको याद रखना। सेकेंड क्या हो जाता है, क्लाइमेट मतलब ये कंसर्न क्या क्या रेस किया गया है कि क्लाइमेट फाइनेंस का गैप है। तुम्हें पता ही है पैसा देने में सबको जी पे आता है, वैसे USA भी पैसा हमें जितना मांगो उससे कम ही देना होता है उसको, ठीक है। इसीलिए हमेशा कोप में सारे डिस्कशन होता रहता है कि क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, इतना तो पता होगा। अब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी तुम्हें पता होगा। यूरोपियन यूनियन
का एक टैक्स मैकेनिज्म है, ठीक है, कि अगर कार्बन एमिशन कर रहे हो कोई प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो तुमको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा वो लगाते रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ में याद रखना कि आर्टिकल 3.5 किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली UNFCCC में क्लाइमेट मेजर से रिलेटेड है। ये आर्टिकल 3.5 बोल दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसको पॉलिटी में नहीं खोजने लगना है, ठीक है। इतना तो पता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन क्या होता है बेसिकली जब लोग स्टार्ट करते होते हैं ना, जो अब इनिशियल स्टेजेस में होंगे, अब वो देख रहे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो सबको लेके चलना पड़ता है। अब देखो, क्लाइमेट मेजर शुड नॉट बिकम अ आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेसिक, यहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं बेसिक, जो इस चीज़ में एक साथ हैं कि हमको सपोर्ट चाहिए, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो कौन कौन सी हैं ये बेसिक के मेंबर्स? ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, इंडिया, चाइना। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं और कहती हैं हमें फाइनेंस चाहिए। अब G7 प्लस चाइना जो होते हैं ना, ये लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ कोलिशन है इन UN का, ठीक। साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं? क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है? फंड फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना जिसके थ्रू हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन कर सकें। और मिटिगेशन कार्बन एमिशन को कम करना। अडेप्टेशन फाइनेंस क्या हो जाता है? हेल्प करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट करने में, या इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों को अडाप्ट करने में, कि उस तरीके के मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट या इन्वायरमेंट पोल्यूशन रेजिस्टेंट या कुछ ऐसा बनाते हैं। जैसे कि होता है ना, अर्थक्वेक आ गया तो उसके लिए वो एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना। वैसे ही मतलब ये अडेप्टेशन के लिए वैसे चीज़ें बनाया जाता है कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें कैसे अडेप्ट कर सकता है इंसान। फिर ग्लोबल स्टॉक टेक क्या हो जाता है? इसमें बेसिकली ये हो जाता है, ये पेरिस, सबसे पहले तो याद रखना कि पेरिस एग्रीमेंट को, ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट हर बार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है ग्लोबल स्टॉक टेक में, इसका पर्पस ये होता है कि ये रिव्यू करता है क्लाइमेट प्रोग्रेस को अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना कि ये जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है लो कार्बन इकोनॉमीज और फेयर ट्रांजिशन से रिलेटेड है। COP 30 तो हो चुका है, COP 31 जो है वो टर्की में होगा, इस चीज़ को याद रखना। और ये जो प्लेस है अंताल्या, इसको भी याद रखना, प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पे। देखो, यूनियन मिनिस्टर ने ना, प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल को के बारे में बात की थी, ठीक है, टू इनहांस द ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। अब इसमें हुआ क्या था, पहले तो समझ लो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, वाटर को हम लोग सोलर या विंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिससे कि उसको आयंस में, जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझो, अब इसमें क्या हो जाता है, इस हाइड्रोजन में क्या होता है कि पोल्यूशन ना के बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन को फ्यूल जैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए क्या था, एक सर्टिफिकेशन पोर्टल बनाया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। कौन से मिशन के अंदर आ रहा है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर में इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया है और ये सर्टिफिकेट को लाया गया है, ठीक है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको याद रखना। ये भी न्यूज़ में बीच बीच में आता रहेगा, तो इसको भी अपन बीच में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, इसकी ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी वगैरह मैंने लिख दी है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डेप्थ में इंप्लीमेंटिंग बॉडी तक नहीं पूछेगा। अगर कोई मिनिस्ट्री है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंदर में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सर्टिफिकेट जो होता है वो 4 लेवल पे होगा कॉन्सेप्ट पे, फैसिलिटी पे, प्रोविजनल पे एंड फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से सर्टिफिकेट मिलना है, ठीक है। तुम्हें ये बता दिया कि प्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, और इसमें ना असेसमेंट होता है ग्रीन हाउस में किया, ठीक है। सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा ना कि हाँ ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि कर रहे हैं कि नहीं, तो उसका एनुअल असेसमेंट होगा, ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये PIB से मैंने पूरा आर्टिकल उठाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर और पढ़ना चाहो तो ये आर्टिकल पेस्ट कर देना, और ये तुम्हारा कुछ ये डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा आपके मेन्स में काम आ सकता है, तो इसको भी एक बार देख लेना। अच्छा, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि आज से 3 साल पहले 2023 में एक ना लोनाक लेक, सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। ये कहाँ पे मेंशन करोगे? डिजास्टर मैनेजमेंट में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो होता है वहाँ पे ये मेंशन करना, ठीक है। पहली चीज़, अभी न्यूज़ में क्यों था, एक सोहुरा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, एक सैटेलाइट इमेजरी, किस चीज़ को स्टडी करने के लिए? ग्लेशियर लेक को स्टडी करने के लिए। कहाँ पर? मागोचू बेसन में। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज़ को याद रखना। अब ये प्लेस पूछ दिया तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है। अब स्टडी किसकी हुई थी? स्टडी में क्या किया गया था कि 5 ग्लेशियर लेक्स को
असेस किया गया था 2016 से 26 तक का, ठीक है। आउटबर्स्ट के बारे में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। अब इसमें से क्या पता चलता है कि एनडीएमए ने क्लासीफाई किया है इसको हाई एंड वेरी हाई रिस्क ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को। तो अब देखो इससे न्यूज़ भी आ गया, तो मेंस में और क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ऑलरेडी ये मेन टॉपिक है। अब सैटेलाइट डाटा कहाँ कहाँ से मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो ये लेक कहाँ पर है, पूछ दिया इसकी लोकेशन, तो पता होना चाहिए कि सानहोपो लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और ये इसका लार्जेस्ट एक्सपांशन हो चुका है। एक्सपांशन होने का मतलब ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी लेक कौन सी आई थी, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर में मेंशन है, वहीं से सेम टू सेम मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ उठा के जो पॉइंट में को इंपॉर्टेंट लगता है। अब ये धारकात्सो लेक है, सो लेक को ही बोलते हैं, ठीक है, और ये टी साइलेंट होता है। तो ये धारका सो पूछेगा तो पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, और हाई रिस्क लेक है ये। ग्लेशियर लेक रिट्रीट का मतलब क्या होता है, वाटर मेल्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, लेक का एक्सपेंशन होता है। ऐसे मैं बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक। तो इससे लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाते हैं, एवलांच, रॉकफॉल, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड मोनेटाइजेशन के ऊपर। ये एक आर्टिकल था ग्रिड मोनेटाइजेशन को लेके। इसमें इन चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कैपेसिटी, ये जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। साथ ही साथ ये टारगेट है कि इतना टारगेट है अपना, जो जैसे कि विकसित भारत से रिलेटेड जो 2047 है ना, इसको पूछ दिया था कि यार बताओ कि विकसित भारत वाला जो ये टारगेट है ये कौन से ईयर तक का है। तो इसका ईयर याद रखना कि यार टारगेट कितना और कितने ईयर का है। यहाँ पर मैंने डाटा मेंशन किया है, तो ये डाटा तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, मेरा पढ़ाने जैसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये अमोनिया लीक हुई थी तमिलनाडु में, इस पर तुम्हें घंटों घंटों के आर्टिकल्स दिख जाएंगे न्यूज़पेपर में, यूट्यूब में, जबकि इंपॉर्टेंट केवल इतना ही है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। लीक हुई थी वो तो पता चल गया, क्या क्या चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देखो। इसमें क्या हुआ था, इसमें यह देखना है कि अमोनिया अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेचुरली प्रेजेंट होता है ये ह्यूमन और इन्वायरमेंट में। कैसे प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन साइकिल के रूप में। तो यानी कि नाइट्रोजन साइकिल एक बार जाके रिवाइज कर लेना। अब क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो होता है उसके थ्रू भी प्रोड्यूस होता है। इसको किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम है हैबर-बोश प्रोसेस। तो इस बॉश प्रोसेस, इसको याद रखना। इस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैसी गैस है, कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल आती है इससे, वाटर सॉलेबल है, ठीक है। मेजरली यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पता है फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाएगा, रेफ्रिजरेटर में। इस रेफ्रिजरेटर वाले को पॉइंट को याद रखना, क्योंकि क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है वो यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। एसी वगैरह में भी आता था। अब ये अमोनिया का है, तो ये अमोनिया को ध्यान रखना कि हाँ यहाँ पे यूज़ करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, और एक्सप्लोजिव में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके यूज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अच्छा, रेफ्रिजरेटर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई इसकी हाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के कारण, ठीक। अब इसको ना क्लोरीन के साथ मिक्स नहीं करना पड़ता है, क्लोरीन ब्लीच के साथ, क्योंकि इससे ना ये टॉक्सिक गैस बना लेता है। तो ये चीज़ याद रखना बस। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्यों बनाया है, क्यों इस आर्टिकल को मैंने उठाया, देखो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी रिपोर्ट निकालती है, क्या निकालती है, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू बेस पे, इसीलिए मैंने पीवाईक्यूज लगाए ताकि तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन बनेगा और किस पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। रैंक कितनी है, जितने भी एसएससी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम वाले होते हैं, ठीक है, उनके में ये यूपीएससी में तो डायरेक्टली रैंक तो नहीं पूछ कोई भरोसा नहीं है, वो एसएससी जैसे कर रहा है अभी, तो याद रख लेना थोड़ा सा। लेकिन बेसिकली जो वनडे एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह एसएससी, तो उसमें ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। अब एनर्जी सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या मेजर किया जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, ट्रांजिशन रेडीनेस, ठीक है। स्केल क्या होता है, 0 to 100 होता है, 100 बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, रेगुलेशन, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स एंड फाइनेंस को देखा जाएगा। अनेबलिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। टॉप रैंकिंग किसकी थी, ऑफकोर्स यार स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक। अब एक यूपीएससी फैक्ट लिखा है कि 6 G20 कंट्रीज आर इन टॉप 20, ठीक है। तो ओके, तो ये थे अपने इन्वायरमेंट के कुछ करंट अफेयर्स जो कि जून में आए हुए थे। नेक्स्ट जो भी जुलाई की करंट अफेयर्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, जय हिंद।